बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन क्लास में लेंगे बायोलॉजी का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 को। जो बेटा हमारे पास चैप्टर है दैट इज़ अबाउट द एंजाइम्स। इसमें सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स को, एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके एंजाइम्स ऑफ एक्शंस को बेटा डिस्कस करेंगे। फिर बेटा उनकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग इस चैप्टर में हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। इससे पहले कि बेटा हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, इससे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अकॉर्डिंग टू द बेटा पेपर। अगर हम इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू द बोर्ड के पेपर के लिहाज से देखते हैं बेटा, तो चैप्टर नंबर 3 जो है ये आपके पास दो लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें से सिर्फ जस्ट आपके पास एमसीक्यूज़ एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हमने ये चैप्टर देखना है। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1 को, दैट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं, कितनी इनकी टाइप्स हैं, किस तरह नेचर में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या इनके अलावा भी लाइफ एग्जिस्टेंस पॉसिबल है या नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग को बेटा आज इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये एक ऐसा कैटलिस्ट है जो आपके पास इंक्रीज़ करेगा रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब जितने भी आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करना, उनके रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाना। उसके लिए जो एक चीज़ ज़रूरी है वो हमारे पास क्या है, एंजाइम्स है। विदाउट बीइंग कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब वो कहते हैं कि ये खुद बेटा कंज्यूम नहीं होगा, बल्कि ये रिएक्शंस को क्या करवाएगा, स्पीड अप करवाएगा। हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी हैं बेटा जो जब रिएक्शंस करवा रही होती हैं तो वो साथ साथ खुद भी कंज्यूम हो रही होती हैं, लेकिन ये वाहिद वो चीज़ है जो आपके पास कंज्यूम नहीं होगी, बल्कि इसने क्या करना है, आपके जितने भी रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करना किसका काम है, एंजाइम्स का काम है। फिर कहता है बेटा कि एंजाइम जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, और वो भी किसका है, प्रोटीन्स का। एंड दीज आर बायोलॉजिकल एक्टिव। ये एक्टिव हैं तो बेटा ये हमारे पास रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। ये आपके पास इंक्रीज़ भी करेंगे। दे इंक्रीज़ करते हैं एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड स्पेसिफिक फॉर द ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 आपको पहली बात कह रहा है बेटा कि वो इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस को। एफिशिएंसी दैट्स मीन वर्किंग एबिलिटी को ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। और हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स मौजूद हैं। दैट डजंट मीन कि एक ही एंजाइम सारे रिएक्शंस पे काम करेगा, नहीं, स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिकली वो क्या करेंगे, काम करेंगे। Without these enzymes, the reaction wouldn't proceed at very slow speed, making the life impossible. कहता है कि अगर आपके पास एंजाइम्स ना हों तो आपकी लाइफ एक तो प्रोसीड करना क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर होगी भी सही तो बड़े स्लोली क्या होंगे, रिएक्शंस होंगे, जिसकी वजह से ज़िंदगी गुजारना आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इम्पॉसिबल। दैट्स मीन इनके अलावा रिएक्शंस और लाइफ प्रोसीड नहीं हो सकती है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने रिएक्शंस को स्पीड अप करना है, रिएक्शंस को कंडक्ट करवाना है, कंप्लीट करवाना है। स्ट्रक्चर्स एंड कंपोजिशन की डिस्कशन कर लेते हैं कि एंजाइम के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं और उनकी कंपोजिशन कैसी है। सबसे पहले बेटा वो कहता है कि एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब वो कह रहा है बेटा कि जो हमारे पास एंजाइम्स हैं वो 100 ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ज्वाइन करेंगे, मिलने के बाद वो कॉइलिंग करेंगे। कॉइलिंग बेटा जिस तरह एक डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दैट्स मीन द कॉइलिंग करके वो क्या बनाएंगे, आपके पास ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्लोबुलर बेसिकली हम गोल गुच्छानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलते हैं और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाएगा, एंजाइम्स कहलाएगा। The catalytic activity is restricted to a small portion of structure is known as active site. अब वो बता रहा है बेटा कि जो आपके पास एक एंजाइम है उसके ऊपर दो पोर्शंस होते हैं। एक पोर्शन नंबर 1 उसने डिस्कस किया है बेटा कि एक ऐसी जहाँ पे आपके पास एक्टिविटी को क्या करवाना है बेटा, कंडक्ट करवाना है, और वहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन होगा जहाँ पे एक सबस्ट्रेट आके क्या करे, एक सब्सटेंस कह लें, वो आके बाइंड करता है ताकि रिएक्शन हो सके, और वो चीज़ क्या कहलाती है, एक्टिव साइट। या बेटा इसको और आसान वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्मॉल पोर्शन होता है एंजाइम्स के ऊपर
जो कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करवा रहा होता है, कंडक्ट करवा रहा होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। एंजाइम के ऊपर बेटा एक पोर्शन होता है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट, जहाँ पे एक सब्सटेंस आके बाइंड करेगा ताकि रिएक्शन क्या हो सके, प्रोसीड। अब दूसरी चीज़ वो कहता है एक्टिव साइट के अलावा हमारे पास सबस्ट्रेट भी होता है। अब सबस्ट्रेट क्या है, नंबर 1 वो कहता है जो रिएक्टेंट है ना उसको हम सबस्ट्रेट, कुछ देर पहले बेटा मैं वर्ड यूज़ करी थी कि एक्टिव साइट के ऊपर एक सब्सटेंस आके बाइंड करेगा, वो सब्सटेंस आपके पास क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेट कहलाएगा। इज अटैच टू द एक्टिव साइट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली फ्यू अमाइनो एसिड। कहते हैं कि ये सबस्ट्रेट जो है वो अटैच करता है एक्टिव साइट पे, जिसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन रेस्ट जो है हमारे पास बल्क ऑफ अमाइनो एसिड मेंटेन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। बल्क वैसे हम मैस को कहते हैं, ढेर को कहते हैं जो बाकी अमाइनो एसिड्स हैं वो आपके पास एंजाइम के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं, और वो भी कौन सा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। आप सबस्ट्रेट को ये भी कह सकते हो ये वो सब्सटेंस है जो रिएक्ट करता है बेटा किसके साथ, एंजाइम के साथ ऑन द एक्टिव साइड, ताकि रिएक्शन क्या हो सके, प्रोसीड हो सके। फिर बेटा हम मूव करेंगे कोफैक्टर की तरफ के एंजाइम्स जो हैं वो आपके पास कोफैक्टर कंसिस्ट कर रहे हैं। अब कोफैक्टर्स हैं क्या, कहते हैं एंजाइम जो है वो स्लोली कंसिस्ट करेगा बेटा आपके पास प्रोटीन को, दैट मीन कि एंजाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या कंसिस्ट कर रहा होता है, प्रोटीन को, वाइल अदर ऑल्सो हैव द नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ नोन एज अ कोफैक्टर। जिस तरह बेटा अभी हमने इसको डिफाइन किया है कि भाई ये कंसिस्ट कर रहा है 100 ऑफ अमाइनो एसिड, तो यही बात उसने स्टार्ट में भी कही है कि आपको पहले भी कहा गया कि एंजाइम जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कंसिस्ट करें, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इसके अलावा भी कुछ आपके पास थोड़ा सा पोर्शन होता है जो नॉन प्रोटीनिक नेचर का होता है, और उस नॉन प्रोटीनिक नेचर को हम क्या कह रहे होते हैं बेटा, कोफैक्टर कह रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कोफैक्टर इज़ असेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। नंबर 1 कोफैक्टर एसेंशियल है एंजाइम के लिए, लाजमन हिस्सा है। ये आप नहीं कह सकते हो कि भाई ये नॉन प्रोटीनिक है तो ये लाजमन हिस्सा नहीं होगा, बल्कि ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है, लाजमन हिस्सा है, ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग क्या की जा सके बेटा, कंडक्ट की जा सके, और उस प्रॉपर फंक्शनिंग कंडक्ट करवाने के लिए जो चीज़ चाहिए उसको हम क्या कह रहे हैं, कोफैक्टर कह रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ कोफैक्टर की बात करते हैं बेटा, तो कहते हैं कि कोफैक्टर जो है वो ब्रिज के तौर पे काम करता है। अब आपको पता है ब्रिज क्या होता है, जो एक जगह को दूसरी जगह से क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। तो सेम इज़ दैट ये भी कह रहे हैं कि ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और वो कौन जोड़ रहा है, कोफैक्टर। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ब्रिज का, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान होगा, जो डायरेक्टली बेटा केमिकल रिएक्शंस में कंट्रीब्यूट करेगा, जो आपके पास कैटालाइसिस करेगा, दैट्स मीन कि वो आपके पास रिएक्शंस को क्या करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा। नंबर 1 कोफैक्टर ब्रिज है, असेंशियल पार्ट है, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान होता है, जो कि रिएक्शंस को कंडक्ट करने में क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। फिर कहते हैं कि कुछ समटाइम्स द कोफैक्टर प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। कहते हैं कि लाजमन हिस्से के अलावा, ब्रिज के अलावा, ये हमारे पास जो कोफैक्टर है ये केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, हेल्प टू ड्राइव द रिएक्शन विच वुड अदरवाइज बी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल। क्योंकि बेटा जितने भी रिएक्शंस हो ना डेली लाइफ के अंदर भी, या जितना भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए ताकि हम वो काम क्या कर सकें, मुकम्मल कर सकें। तो कोफैक्टर वो एनर्जी देता है जिसकी वजह से हम रिएक्शंस को क्या करवा सकें, कंप्लीट करवा सकें, प्रोसीड करवा सकें। अगर एनर्जी नहीं होगी ना बेटा तो ना हमारे पास ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा, फिर तो बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। तो इसीलिए ये एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से बेटा हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, डिफाइन कोफैक्टर एंड राइट डाउन इट्स इम्पॉर्टेंस। फिर वो कहता है बेटा कि टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स हैं, 3 हमारे पास बेटा टाइप्स आ जाती हैं कोफैक्टर्स की। पहली हमारे पास है एक्टिवेटर, दूसरी हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप, और तीसरी हमारे पास टाइप आ जाती है कोएंजाइम। 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं बेटा कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर को बेटा डिफाइन करता है, डिटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एन एक्टिवेटर। कहता है कि डिटैचेबल को हम अपनी ज़बान में बेटा कहते हैं एक ऐसी चीज़ जो अलग हो सके। कहते हैं कि वो चीज़ जो अलग बासानी एंजाइम्स के एक्टिव साइट से हो सके उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटर कह रहे हैं।
ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं जो आसानी क्या हो सकते हैं बेटा, डिटैच हो सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखिएगा, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि डिटैच होगा। कब डिटैच होगा, जब वो अपना रिएक्शन क्या कर लेगा कंप्लीट, मतलब एक एक्टिव साइट पे नॉन प्रोटीनिक पार्ट जो होगा वो आके अटैच करेगा। अटैच करने के बाद उसने रिएक्शन कंप्लीट करवाया, वहाँ से वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि अभी आगे लगा ही है और अपना रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं किया, फौरी तौर पे डिटैच नहीं, तब तक डिटैच बेटा नहीं होगा जब तक वो अपना रिएक्शन कंप्लीट नहीं करके देता। जब उसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब उसकी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, अब उसको लगेगा कि भाई मैंने अपना काम कर दिया है, तब वो वहाँ से आके क्या करेगा, एक्टिव साइट से डिटैच हो जाएगा। इसीलिए बेटा उसको कह रहा है कि ये आपके पास क्या होता है, एक्टिवेटेड डिटैचेबल कोफैक्टर है। अब इसके अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, तो वो कहते हैं हमारे पास मेटल आयंस जो हैं वो एक्टिवेटर के अंदर नेचुरली एग्जिस्ट करें, जिस तरह मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये इसकी बेटा टाइप्स हैं। और एक्टिवेटर हमेशा या जब डिटैचेबल है बेटा, तो हमेशा याद रखिएगा ये लूजली अटैच्ड है, और जो इजीली उस जगह से क्या हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, अलग हो सकता है। अगर बेटा डिटैचेबल का जब भी वर्ड आए ना, अलग हो जाना जिसका मतलब है, तो याद रखिएगा वो हमेशा लूजली अटैच स्ट्रक्चर होता है। वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आसानी क्या हो सकता है, एक जगह से डिटैच हो सकता है, अलग हो सकता है। ये था बेटा हमारे पास एक्टिवेटर। जिस तरह अगर आप ये डायाग्राम देखते हैं, इस डायग्राम में अगर आप फोकस करें बेटा, तो ग्रीन कलर का उसने दिखाया सबस्ट्रेट, फिर उसने कोफैक्टर दिखाया रेड कलर में, और फिर ब्लू कलर में हमारे पास कंप्लीट एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है। लेकिन एंजाइम के मॉलिक्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाया जिसमें हम कह रहे हैं एक्टिव साइड है, जहाँ पे ये सबस्ट्रेट आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। इस सबस्ट्रेट के साथ कोफैक्टर मॉलिक्यूल आके अटैच होगा। अटैच सेकंड डायग्राम देखते हैं तो उसमें अटैच्ड हो गए हैं। उस टाइम तक बेटा अटैच रहेंगे जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएगा, वो कोफैक्टर वहाँ से डिटैच करेगा और ये शो करेगा कि आपके पास वो रिएक्शन क्या हो चुका है कंप्लीट, जो उसकी वर्किंग थी वो उसने क्या कर दी है, परफॉर्म कर दी है। सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्योंकि ये भी कोफैक्टर है तो हमेशा याद रखिएगा कोफैक्टर हमेशा नॉन प्रोटीनिक है। इफ़ अ नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवलेंटली बॉन्डेड इज नोन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। बेटा आप केमिस्ट्री में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी वो कहता है कि कोवलेंटली बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, टाइटली क्या है, बाउंड करेगा। पहले वाला जो था ना वो लूजली बाउंड कर रहा था, ये वाला जो है वो टाइटली बॉन्डिंग बनाएगा। बेटा किसके ऊपर बॉन्डिंग बनाएगा, आपके पास एक्टिव साइट पे, और उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। इसमें आपके पास हीमोग्लोबिन आ जाता है, बायोटिन वगैरह आ जाते हैं, FAD आ जाता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक। ये हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, वो इनऑर्गेनिक थे। ये जो इनऑर्गेनिक थे बेटा वो एक्टिवेटर थे, और जो ऑर्गेनिक है वो हमारे पास क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं। जहाँ पे वो कह भी रहा है कि ये टाइटली अटैच्ड होता है, ये परमानेंट पार्ट ऑफ एंजाइम भी हो सकता है, मे बी द परमानेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम, टाइटली अटैच्ड है, और दैट मे बी द परमानेंट पार्ट ऑफ द एंजाइम। लेकिन एक्टिवेटर कहता था कि वो लूजली है और वो आसानी से ही क्या हो सकता है, डिटैच। लेकिन ये बेटा कह रहा है कि टाइटली अटैच्ड है और परमानेंट पार्ट है किसका, एंजाइम का। फिर बेटा यहाँ से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है बेटा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड एक्टिवेटर। देन थर्ड हमारे पास बेटा टाइप आ जाती है कोएंजाइम को। इफ़ इट इज़ लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोएंजाइम। फिर वो कहता है बेटा कि ये हमारे पास लूजली अटैच स्ट्रक्चर होता है, जो लूजली अटैचमेंट कर रहा है किसके साथ, प्रोटीनिक पार्ट ऑफ एंजाइम, क्योंकि एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन के बने हुए हैं, इसलिए नॉन प्रोटीनिक पार्ट अटैच करेगी बेटा किसके साथ, प्रोटीनिक पार्ट के साथ, और वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, कोएंजाइम कहलाएगी। कहते हैं कि इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द विटामिन विच प्रेजेंट द एसेंशियल रॉ मटेरियल फ्रॉम विच कोएंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। यहाँ पे वो कहता है कि ये हमारे पास रिलेटेड होते हैं विटामिन से, जो कि एसेंशियल लाजमन है रॉ मटेरियल के तौर पे, और जो आपके पास क्या बना रहे हैं, कोएंजाइम्स बना रहे हैं। याद रखिएगा बेटा
कोएंजाइम्स भी लूजली अटैच्ड होते हैं किसके साथ, प्रोटीनिक पार्ट ऑफ एंजाइम्स के साथ। और ये हमारे पास विटामिन जितनी भी नेचर्स की हैं वो हमारे पास क्या हैं, कोएंजाइम्स हैं। जिस तरह इसके अलावा अगर एक एग्जांपल देखी जाए तो NAD होता है बेटा, निकोटिनोअमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी इसकी एग्जांपल में आ जाती हैं कोएंजाइम की। फिर वो कहते हैं only the small quantities of enzymes are needed because like the enzymes coenzymes can be used again and again like the vitamin C, A and NAD। कहते हैं कि ये हमारे पास स्मॉल पोर्शंस के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह विटामिन A हो गया, विटामिन C हो गया, NAD, क्योंकि बेटा विटामिन हमारी बॉडी की माइनर रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है लेकिन बहुत कम अमाउंट में क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं। तो सेम इज़ दैट यही बात कर रहा है कि जो हमारे पास कोएंजाइम्स हैं ये भी माइनर रिक्वायरमेंट हैं किसकी, रिएक्शंस की। फिर वो कहते हैं इनसाइड द सेल एंजाइम में एग्जिस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। दो फॉर्म्स के अंदर बेटा ये एग्जिस्ट करें, एक को हम एपो एंजाइम्स कहते हैं और एक को हम हॉलो एंजाइम्स कहते हैं। अब देख लेते हैं बेटा एपो एंजाइम्स क्या होते हैं और हॉलो एंजाइम्स क्या होते हैं। सबसे पहले एपो एंजाइम, an enzyme with its coenzyme or prosthetic group is removed is designated as a apoenzyme। कहते हैं कि एंजाइम जिसके अंदर कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोएंजाइम। या सिंपल बेटा अगर इसको हम देखें तो हम कहते हैं एंजाइम विदाउट नॉन प्रोटीनिक पार्ट। अब कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ना वो नॉन प्रोटीनिक है, तो एक एंजाइम जो विदाउट नॉन प्रोटीनिक पार्ट होगा ना उसको आपने क्या कहना है, एपोएंजाइम। मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीनिक नेचर क्या करेगी, एग्जिस्ट करेंगे। ओके, हॉलो एंजाइम को देख लेते हैं। हॉलो एंजाइम्स क्या होते हैं, an activated enzyme consisting of polypeptide chain and a cofactor is known as a holoenzyme। polypeptide chain that's mean amino acids, that's mean the protein, कोफैक्टर दैट्स मीन नॉन प्रोटीनिक पार्ट। कहते हैं एक ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीनिक नेचर भी होगी और नॉन प्रोटीनिक भी होगी। या आप सिंपल ये भी कह सकते हो कंप्लीट एंजाइम इंक्लूडिंग द कोफैक्टर इज नोन एज अ हॉलो एंजाइम। एक कंप्लीट एंजाइम जिसमें कोफैक्टर भी है, मतलब प्रोटीनिक नेचर भी है और नॉन प्रोटीनिक भी है, तो उस चीज़ को हमने क्या कहना है, हॉलो। एपो क्या है, जिसमें सिर्फ प्रोटीनिक है, लेकिन जो हॉलो एंजाइम है इसमें प्रोटीनिक भी है और इसमें हॉलो एंजाइम भी प्रोटीनिक भी और नॉन प्रोटीनिक भी है, उसको हम हॉलो एंजाइम कहेंगे। सेकेंड डिफरेंस की तरफ चलते हैं। इनकम्प्लीट एंजाइम इज़ नोन एज अ एपो एंजाइम और जो हॉलो एंजाइम है वो कंप्लीट है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्यों, क्योंकि एक के अंदर सिर्फ प्रोटीनिक है और दूसरे के अंदर प्रोटीनिक भी है और नॉन प्रोटीनिक भी, इसी वजह से वो कंप्लीट है। और जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन है तो वो इनकम्प्लीट हुआ क्योंकि वो नॉन प्रोटीनिक पार्ट कंसिस्ट नहीं कर रहा। फिर कहता है जो एपो एंजाइम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन हॉलो एंजाइम जो होगा वो हमारे पास एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम है, जिसमें एग्जांपल दी गई है पेप्सिनोजेन। बेटा बेसिकली हमारा जो स्टमक है वो हमारे पास सिक्रीशन करेगा एंजाइम की, दैट एंजाइम इज़ नोन एज अ पेप्सिनोजेन। स्टमक के अंदर बेटा स्टमक के इंटरनल म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा इंटरनल लेयर ऑफ स्टमक होती है, वो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन करती है। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें आ जाती होती है, म्यूकस आ जाता है, HCl आ जाता है और पेप्सिनोजेन एंजाइम है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका जो स्टमक है वो पेप्सिनोजेन की क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। पेप्सिनोजेन बेटा जब भी सिक्रीट होता है ना वो इनएक्टिव फॉर्म में क्या होता है, सिक्रीट होता है। जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करेंगे वो काम नहीं कर पाएगा। तो आपके पास पेप्सिनोजेन क्या है, एक नॉन एक्टिव या इनएक्टिव पार्ट है किसका, एंजाइम का। आप किसी भी चीज़ के ऊपर इसका रिएक्शन करवाएंगे वो काम ही नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वो इनएक्टिव है। दूसरा बेटा आपने बल्ब ऑन करना हो ना तो आपको बटन ऑन करना पड़ेगा, अगर बटन बंद है तो बल्ब कभी भी नहीं चल सकता। सेम एंजाइम ये है तो सही लेकिन ये काम नहीं कर सकता जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करेंगे। बेसिकली पेप्सिनोजेन का काम ये होता है कि प्रोटीन की डाइजेशन करना। ये उस टाइम तक प्रोटीन को आपके जिस्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकता जब तक ये एक्टिव नहीं होता। और पेप्सिनोजेन को एक्टिव किस फॉर्म में किया जाता है बेटा, पेप्सिन की फॉर्म में। अब पेप्सिन हमारे पास क्या होता है, एक्टिव होता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है बेटा, हॉलो एंजाइम है। अब पेप्सिनोजेन जब पेप्सिन में कन्वर्ट होगा ना, पेप्सिन आपके पास क्या एक्टिव फॉर्म है। अब बेटा जब आप स्विच ऑन कर देते हैं तो बल्ब भी चलने लग जाता है। जब पेप्सिन आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तो ये आपके पास प्रोटीन की भी क्या कर लेगा, डाइजेशन कर लेगा।
फिफ्थ पॉइंट में कहता है इट कैन नॉट कैटालाइज अ रिएक्शन बिकॉज इनएक्टिव है। इसके पीछे रीज़न ही यही है, ये कैटालाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये आपके पास क्या है, इनएक्टिव है। लेकिन हॉलो एंजाइम कैटालाइज कर सकता है। क्यों? एक तो कंप्लीट है, दूसरा बेटा ये एक्टिव है। तो यहाँ से आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम। लास्ट वी हैव द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, के हमारे पास इंपॉर्टेंस आ जाती है किसकी बेटा, एंजाइम्स की। कहते हैं कि मैनी एंजाइम्स आर सिंपली डिजॉल्व इन साइटोप्लाज्म। नंबर वन वो कहता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो आपके पास किधर पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। अदर एंजाइम्स आर टाइटली बॉन्डेड टू द सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। बाकी जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज, दैट्स मीन आपके ऑर्गेनेलिज के साथ वो क्या होंगे बेटा, अटैच्ड होंगे। इस तरह आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन तमाम के साथ वो क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स और फॉर यूज इन और नियर द साइट ऑफ इट्स प्रोडक्शन। फिर वो कहते हैं कुछ जो होते हैं वो लिविंग सेल्स इनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और जहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी, जहाँ पे इन्होंने प्रोडक्शन करनी होगी, कुछ वहाँ पे पहली बात कर रहा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में है, कुछ टाइटली बाउंडेड हैं ऑर्गेनेलिज के साथ, कुछ उस टाइम प्रोड्यूस्ड होंगे जब उनकी क्या होगी, ज़रूरत होगी। इंजाइम्स की अगर इम्पॉर्टेंट हैं बेटा किस में, फोटोसिंथेसिस के अंदर, दीज आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, मतलब ये फोटोसिंथेसिस में बेटा इन्वॉल्व होते हैं और ये मौजूद किसके अंदर होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वो एंजाइम जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करवानी है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे। फिर कहते हैं सम एंजाइम जो है बेटा वो आपके पास सेलुलर रिस्पायरेशन मतलब इन्वॉल्व होंगे किसके अंदर, सेलुलर रिस्पायरेशन, और वो आपको किसके अंदर मिलेंगे, आपके ऑर्गेनेली, दैट इज़ नोन एज अ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस वाले क्लोरोप्लास्ट में, सेलुलर रिस्पायरेशन वाले बेटा किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सम ऑफ एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइबोसोम्स। फिर वो कहते हैं कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं किसके अंदर, प्रोटीन की फॉर्मेशन के अंदर, प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर, और वो आपके पास क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका बेटा, राइबोसोम्स का। बेसिकली आपके पास तीन इंपॉर्टेंस आ जाती है एंजाइम्स की। नंबर वन कि ये भाई फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व हैं और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद हैं। दूसरी बात ये सिंथेसिस करते हैं बेटा किसकी, सेलुलर, ये सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन की और ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं राइबोसोम्स का। और तीसरा सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं और कहाँ मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एंजाइम। तो ये बेटा कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें मेंशन भी कर दिए गए हैं, इनको आप देख लेंगे। ठीक है, होप सो बेटा आज आपका लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।